दोस्तों, ज्यादातर लोगों को लगता है कि नासा आज इसरो से इसलिए आगे है क्योंकि नासा ने स्पेस रेस की तरफ बहुत पहले से काम शुरू कर दिया था। जबकि अगर हम हकीकत देखें तो नासा की शुरुआत इसरो से सिर्फ 4 साल पहले हुई थी। फिर भी आज नासा भारत के इसरो से काफी आगे है। आज भारत भी इस दूरी को मिटाने की कोशिश कर रहा है और तेजी से इसरो आज देश का एक स्पेस सुपर पावर बनाने में लगा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक दिन इसरो नासा से आगे निकल पाएगा? और आज इसी सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहना हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहले तो इस बारे में बात कर लेते हैं कि नासा आज इतना आगे क्यों है। नासा और इसरो में जो पहला फर्क है वो ये है कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत अलग अलग काम के लिए बनाया गया था। नासा की शुरुआत तब हुई थी जब अमेरिका एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा था, यानी एक ऐसी मिसाइल जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सके। अमेरिका एक्चुअली उस वक्त सोवियत यूनियन के साथ एक कोल्ड वॉर लड़ रहा था और उनका टारगेट भी वही था। लेकिन अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर ये मिसाइल बनाई जाती तो पहले से स्पेस में लॉन्च करना पड़ता और फिर स्पेस से वापस ये धरती पर आती और फिर रूस पर गिरती। ऐसे में एक स्पेस प्रोग्राम काफी अहम हो गया था। इसके बाद जब रूस ने नासा से पहले अपना पहला सैटेलाइट स्पेस में भेज दिया, फिर तो जैसे दोनों देशों के बीच में एक स्पेस रेस ही शुरू हो गई। और इस वजह से दोनों ही देश एक दूसरे से कम्पीट करने में बिजी हो गए। रूस इसके बाद वो पहला देश भी बना जिसने एक इंसान को स्पेस में भेजा और इसके जवाब में अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतार दिया। इस स्पेस रेस की बदौलत न सिर्फ नासा ने जल्दी ग्रोथ की पर साथ ही उन्होंने बहुत ही अलग अलग फील्ड्स में रिसर्च शुरू कर दी और आज भी उनका मिशन स्पेस को एक्सप्लोर करने का है। फिर चाहे वो केपलर और जेम्स वेब जैसे स्पेस टेलीस्कोप्स को ऊपर भेजकर या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक्सपेरिमेंट्स करके हो। यहीं अगर हम इसरो की शुरुआत देखें तो इसे विक्रम साराभाई ने देश के कल्याण के लिए बनाया था, यानी इसका मकसद बस स्पेस टेक्नोलॉजी से देश को हेल्प करना था। इसकी वजह से शुरुआती दौर में इसरो का ज्यादा फोकस इस बात पर था कि किस तरह लोअर अर्थ ऑर्बिट में टेलीविजन और वेदर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाए ताकि वो हमारे काम आ सके। इस बीच उन्होंने नासा और सोवियत यूनियन दोनों से ही काफी मदद भी ली थी और बहुत कुछ सीखा भी। दूसरा बड़ा कारण इसरो के पीछे का ये भी है कि नासा का बजट इसरो से कहीं ज्यादा है। नासा का इस साल का बजट $23 बिलियन है, जबकि इस साल डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को भारत सरकार ने करीब $1.7 बिलियन का बजट एलोकेट किया है और इसका कुछ हिस्सा इसरो को मिलेगा। इसी वजह से जहां नासा के मिशंस में हम स्पेस को एक्सप्लोर करने से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को देखते थे, वहीं इसरो का फोकस बेहतर सैटेलाइट्स और रॉकेट्स बनाने में रहता था और इसी में लगभग सारा ही बजट खत्म हो जाता था। लेकिन कम बजट ने इसरो को काफी कुछ सिखाया और आज इसी वजह से शायद हमने दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। आपको याद ही होगा कि भारत ने जो मंगलयान भेजा था वो किसी देश द्वारा मंगल पर भेजा गया ऐसा मिशन था जो पहली अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो गया था और इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट $74 मिलियन था, जबकि हॉलीवुड की फिल्म द मार्शियन का बजट $108 मिलियन था। बता दें कि इसरो ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ अपना फोकस सिर्फ कुछ 2 से 3 दशकों से ही बढ़ाना चालू किया है, लेकिन नासा से 20 गुना कम बजट के साथ ही हम तेजी से प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। अगर हम कॉस्ट कंपैरिजन की बात करें तो 2005 में नासा ने सोलर स्टीरियो नाम का एक मिशन सूरज की तरफ भेजा था जिसकी टोटल कॉस्ट $550 मिलियन थी। आज इसरो अपना सोलर मिशन आदित्य L1 सिर्फ $55 मिलियन में पूरा करने वाला है। इसके अलावा हम देखें तो 2028 में नासा का प्लान है कि वो वीनस पर 2 मिशंस भेजेगा, जिसमें से पहला वेरिटस मिशन होगा जिसे 2028 में लॉन्च किया जाएगा और दूसरा दा विंची मिशन जिसे 2029 में लॉन्च किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की कंबाइंड कॉस्ट $1 बिलियन आंकी गई है। अब इसी को आप इसरो के शुक्रयान 1 मिशन से कंपेयर कीजिए जो वीनस पर सिर्फ 65 से $125 मिलियन में भेजा जाएगा और इसरो का कहना है कि वो इसे 2025 तक लॉन्च कर देंगे। यानी ना सिर्फ हम इस मिशन को नासा से 10 गुना कम दाम पर कर रहे हैं बल्कि हम इसे उनसे 3 साल पहले भी लॉन्च कर देंगे। 2023 में भी इसरो 3 इंपॉर्टेंट मिशंस को लॉन्च करने वाला है। इनमें से पहला मिशन आदित्य L1 है जिसके बारे में हमने बात की और दूसरा मिशन है गगनयान मिशन। आपको पता ही होगा कि आज तक सिर्फ राकेश शर्मा ही हैं जो भारत की तरफ से स्पेस में गए हैं और वो भी एक सोवियत यूनियन के मिशन पर गए थे। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स दोनों ही भारतीय मूल के होने के बावजूद
अमेरिकी नागरिक के तौर पर स्पेस में गई थी। इसलिए हमारे पास अभी तक कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इसरो के ही मिशन पर स्पेस में गया हो। लेकिन गगनयान इसे पूरी तरह से बदल देगा। गगनयान मिशन में पहली बार इसरो इंसानों को स्पेस में भेजेगा और इसके लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स को उन्होंने ट्रेनिंग के लिए रूस की रोसकॉस्मोस के पास भेज दिया है। गगनयान के बारे में जो सबसे अनोखी बात है वो ये है कि चाहे फिर वो लॉन्च व्हीकल या लाइफ सपोर्ट सिस्टम या फिर क्रू एस्केप सिस्टम हो, इसका सारा डिजाइन और सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुई है और ये 100% मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट है। इस मिशन में इसरो 3 लोगों को एक स्पेस क्राफ्ट में अर्थ की ऑर्बिट में 5 से 7 दिन तक रखेगा, जिसके बाद ये लोग वापस धरती पर आ जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 9,000 करोड़ आंकी जा रही है और ये अब तक का सबसे महंगा मिशन होगा। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत दुनिया का ऐसा देश होगा जो स्पेस में इंसानों को भेजेगा। गगनयान मिशन को 3 फेजेस में किया जाएगा, जिसमें से पहले 2 फेजेस टेस्ट फेजेस होंगे जो अगले साल किए जाने वाले हैं और इसमें हम 2 अनमैन्ड मिशंस को पहले टेस्ट फ्लाइट की तरह स्पेस में भेजेंगे। उनके सक्सेसफुल होने के बाद फिर एस्ट्रोनॉट्स को 2024 में भेजा जाएगा। इसके अलावा अगर तीसरे बड़े मिशन की बात करें तो वो है चंद्रयान 3। आपको याद ही होगा कि चंद्रयान 2 2019 में चांद पर भेजा गया था, लेकिन उसकी सरफेस पर लैंड करने से 2 किलोमीटर की दूरी जब रह गई थी तो विक्रम लैंडर में एक सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गया और चंद्रयान 2 अनसक्सेसफुल रहा। इसी मिशन को दोबारा अटेम्प्ट करते हुए चंद्रयान 3 को भेजा जा रहा है। फिर 2024 में शुक्रयान पर काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जापानीज स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर इसरो ने एक लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन भी प्लान किया हुआ है। मंगलयान 2 भी जल्दी हमें देखने को मिलेगा क्योंकि इसकी घोषणा भी कर दी गई है और इसरो चीफ के सिवान ने 2019 में घोषणा भी की थी कि 2030 तक भारत अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन अर्थ की ऑर्बिट में लॉन्च कर देगा। और ये अभी सिर्फ 8 साल का रोड मैप है। ये जरूर सच है कि शायद शुरुआत में हम नासा से पीछे रह गए और उसके पीछे ज्यादातर कारण बजट से जुड़े हुए थे, क्योंकि हम अपनी स्पेस एजेंसी को एक जंग के हथियार के रूप में ट्रीट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे न सिर्फ हमने ज्यादा एफिशिएंट स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, बल्कि खुद के लिए एक मार्केट भी डेवलप कर दिया है। आज इसरो दूसरे देशों के मिशंस को लॉन्च करके भी पैसा कमा रहा है, जो उसकी ग्रोथ में काफी मदद करेगा। और अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब नासा और इसरो के बारे में इक्वल टर्म्स पर बात होने लगेगी। लेकिन यहाँ पर यह कहना भी जरूरी है कि फिर वो नासा हो या रूस की रोसकॉस्मोस, इन दोनों एजेंसीज ने भारत की समय समय पर काफी मदद की है। और अगर आज भारत का इसरो इतना चमक रहा है तो हमें इन 2 एजेंसीज का कंट्रीब्यूशन नहीं भूलना चाहिए। ये कोल्ड वॉर का जमाना नहीं है। आज हम नासा से लड़ना नहीं चाहते और ना इसे नीचा दिखाना चाहते हैं, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए किस तरह हमारे प्रोजेक्ट न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का भला करें, जिससे हमारा कोलैबोरेशन बाकी देशों के साथ भी बढ़ता रहे। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर इसरो को चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजना हो तो और कितना समय लग सकता है? कमेंट्स में हमें अपनी प्रेडिक्शन जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।